1 मिनट के अंदर मेरा इमिग्रेशन हो गया, 1 मिनट के अंदर। ठीक है, कैसे हुआ वो सारा डिटेल इस वीडियो में बताता हूँ। How long it will take? Yes. Okay. Thank you so much. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं हूँ बैंकॉक के बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि बैंकॉक में बेसिकली 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक है डॉन मियोंग और एक है स्वर्णभूमि। स्वर्णभूमि उनकी मेन एयरपोर्ट है। ये आई गेस 2006 में स्टार्ट हुई थी एंड यहाँ से जितनी भी मेजर कैरियर्स हैं, जितनी भी मेजर फ्लैगशिप कैरियर्स हैं और नेशनल कैरियर्स हैं, वो सारी की सारी यहीं से ऑपरेट करती हैं। तो ये एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है एंड हम ट्रैवल करने वाले हैं कंबोडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी, सबसे फेमस, सबसे टूरिस्टिक सिटी जिसका नाम है सियाम रीप। एंड मेरी फ़्लाइट है 7:40 की। अभी जो आप देख रहे थे वो था अमृत मंथन। जिनको भी हिंदू माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है, बैंकॉक के एयरपोर्ट पे आप इमिग्रेशन के बाद इस स्टैचू को देख सकते हो। बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत है। तो पुणे से वैसे मैं काफ़ी पहले यहाँ पे आ गया था। बैंकॉक पहुँचा मैं सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास एंड वहाँ से यहाँ आने का कोई एक्सपीरियंस ऐसा दिखाने का था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक इमिग्रेशन की वीडियो इंडिया से बैंकॉक की बना के रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके अभी देख सकते हो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कंबोडिया की हिस्ट्री, स्टार्टिंग फ्रॉम जब से वो बना है, इनिशियल वहाँ पे क्या सिचुएशंस थे, अभी लेटली पिछले 40-50 साल में काफ़ी कुछ गुज़रा है उस देश में। तो उससे जुड़ी जानकारियाँ मैं आपसे शेयर करूँगा। क्यों अंकोर वाट इतना फेमस है, क्यों एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कितने साल पुराना है, क्या हिस्ट्री है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिलीजियस कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज़ अंकोर वाट। एंड ये मैंने आज से तकरीबन 8-10 साल पहले पता किया था एंड उस टाइम से ही मुझे जाने का बहुत ज़्यादा मन था। एंड फाइनली अब वो समय आ चुका है जब मैं ये एक्सपीरियंस करूँगा होपफुली। मैं फ्लाई करने वाला हूँ एक नए एयरलाइन को अभी, जिसका नाम है बैंकॉक एयरवेज़। ये टिकट मुझे मैंने कुछ टाइम पहले, लगभग 1-1.5 महीने पहले बुक की थी एंड मुझे अप्रॉक्सीमेटली ये टिकट आई गेस 6-6.5 हज़ार रुपये में मिल गया था। तो बहुत ही सस्ता टिकट था। मैं इनिशियली प्लान कहीं और का कर रहा था बट देन आई फाउंड दिस एंड मैंने सोचा क्यों नहीं यहीं से जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले मेरा प्लान था दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट अभी स्टार्ट हुई है पेनोम पेन के लिए, तो वो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टली दिल्ली से पेनोम पेन के लिए फ़्लाइट ले लूँगा कंबोडियन अंकोर एयर की। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी जर्नी सियाम रीप से स्टार्ट करूँगा। अभी मैं आपको ये एयरपोर्ट दिखाता हूँ।
वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मेरी बैंकॉक से सियाम रीप तक की जर्नी। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं सियाम रीप से कैसे सिटी सेंटर पहुँचा, बिकॉज़ उनका एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी दूर है, डिस्टेंस पे है। यहाँ पे मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्वेश्चंस पूछे, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा, सियाम रीप में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैंने ऑलरेडी ई वीज़ा अपना इशू करके रखा है, अभी बोर्डिंग गेट के पास ही हूँ। बोर्डिंग होने में तकरीबन अभी 15-20 मिनट का समय बाकी है। इन सब के अलावा मैं आपको कंबोडिया की जो हिस्ट्री है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कंबोडिया और कंबोडिया की हिस्ट्री से। ओके, तो बैंकॉक एयरवेज़ के साथ मेरा कैसे एक्सपीरियंस रहता है उसको तो मैं एयरक्राफ्ट में बैठने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद आपसे शेयर करूँगा। बट अभी हम बताएंगे कंबोडिया की हिस्ट्री, वहाँ के लोगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा। तो कंबोडिया में जो लोग रहते हैं उनको खमेर बोलते हैं, एंड खमेर उनकी लैंग्वेज भी है। प्रोनाउंस करते हैं KHMER। अगर आप वर्ड देखेंगे तो उसको खमेर बोलेंगे, लेकिन खमेर नहीं, वो खमेर बोलते हैं। ये वहाँ की प्राइमरी एथनिक ग्रुप है, एंड मेजॉरिटी जो है वो खमेर पीपल ही हैं। खमेर लोगों का जो इंसेप्शन है वो बेसिकली मॉडर्न एज में जो अभी कंबोडिया का एरिया है वहाँ से पार्ट्स ऑफ थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, यहाँ से काफ़ी हज़ार साल पहले खमेर लोग आए थे, एंड उन्होंने ये रीजन बनाया। 9th सेंचुरी AD में खमेर एम्पायर, जो कि बहुत ही बड़ा एम्पायर था, मैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही डिटेल में आगे बताऊंगा। बट ये फाउंड हुआ था, जयवर्मन II करके एक किंग थे। उन्होंने 802 AD में काफ़ी सारे जो खमेर ट्राइब्स थे, छोटे छोटे काफ़ी सारे ट्राइब्स थे, तो उन सारे ट्राइब्स, कम्युनिटी सबको जोड़कर एक सेंट्रलाइज्ड रूल स्टार्ट किया। एंड ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल एम्पायर में से एक इस्टेब्लिश करने में उनको हेल्प किया। यूनिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है किसी भी एम्पायर को क्रिएट करने में। ये जयवर्मन II जानते थे, एंड उन्होंने उनके कंट्रीब्यूशन से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स जो हैं वो क्रिएट हुई। अब आते हैं रिलीजियस जो उनके एस्पेक्ट्स हैं उस पर थोड़ा सा। मैं एक्चुअली बार बार उधर देख रहा हूँ बिकॉज़ बोर्डिंग कभी भी स्टार्ट हो जाएगी, बट फ़्लाइट में भी इन सारी डिटेल्स को मैं आपसे कंटिन्यू करूँगा। तो खमेर लोग जो थे उन्होंने इनिशियली हिंदुज़म एक्सेप्ट किया, एंड उसके बाद वो उन्होंने बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे इंडियन कल्चर से, एंड वहाँ के आर्ट और आर्किटेक्चर और रिलीजन से। ये सब कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारा कुछ मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं खमेर एम्पायर के बारे में। तो खमेर एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर है साउथ ईस्ट एशिया का, जैसा मैंने आपको बताया। थ्रू कल्चरल एंड पॉलिटिकल जो यूनिटी थी, जैसा मैंने आपको बताया इनिशियली जयवर्मन II के टाइम पे, उसके थ्रू एक फाउंडेशन स्टैब्लिश हुआ इस एम्पायर के क्रिएट होने का। और ये एम्पायर काफ़ी लंबे समय तक डोमिनेट भी किया साउथ ईस्ट एशिया में, फ्रॉम अराउंड 9th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। रूलर जो थे वो मेनली हिंदुज़म प्रैक्टिस करते थे, एंड जो हिंदू गॉड थे उनको माना करते थे। एंड आपको ये चीज़ पता होगा कि कंबोडिया में जो सियाम रीप जगह है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर है, एंड वर्ल्ड की सबसे बड़ी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है। तो हिंदुज़म से अगर जुड़े किसी एक टेंपल कॉम्प्लेक्स को आप देखना चाहोगे तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेंपल कॉम्प्लेक्स जो है वो सियाम रीप में है। इट इज़ कॉल्ड अंकोर वाट। वहाँ पे विष्णु की पूजा की जाती थी, एंड लेटर ऑन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा शायद अंकोर वाट वाले वीडियो में, तो उस प्रोसेस के दौरान कुछ इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से लोग जो हैं वो उन्होंने बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। रूलर वैसे तो जो खमेर एम्पायर के थे वो रीजनल ही लोकेशन से थे, ऐसा नहीं था कि उनका वो इंडिया से माइग्रेट होके आए थे। थे वो लोकल ही, बट काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया था। एक्चुअली
हिंदुज़म एंड इंडिया का जो कल्चर है वो केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही बेसिकली वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही फेमस नहीं था, वो स्प्रेड हुआ बिकॉज़ पहले के टाइम में क्या था कि लोग एक जगह से दूसरे जगह आया जाया करते थे एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस जो थी वो जो मॉन्क्स हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे, वो आप कह सकते हो रिसर्च के लिए और नई लर्निंग्स के लिए ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरे जगह। एक अलग कॉन्सेप्ट और ये भी हो सकता है कि पहले के टाइम पे ट्रेड्स काफ़ी दूर दूर हुआ करती थी, खैर अभी भी होती हैं, बट पहले लोग जब ट्रेड करने एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे तो वो बेसिकली स्प्रेड करते थे ये सारे इन्फॉर्मेशन कि इस कंट्री में इस तरीके की चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस की जाती हैं। अराउंड 1431 के आसपास सियामीज़ जो लोग थे, सियामीज़ मतलब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अगर आपने मेरा थाईलैंड का वीडियो देखा होगा, तो सियामीज़ मीन्स थाई पीपल जो थे, उन्होंने काफ़ी बार कोशिश की। एक किंग थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैं यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूँगा। कुछ ब्रोमा त्रिलोकांत करके उनका नाम था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि केमेर एम्पायर जो है उसको ब्रेक किया जा सके एंड उनका ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरीके से अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करें, अपना इन्फ्लुएंस बनाएं। थाईलैंड में भी जो किंगडम है एंड थाईलैंड की भी जो एम्पायर है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। तो इंटरनल स्ट्राइव्स कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू एंड सियामीज़ इन्वेजन के थ्रू जो माइटी अंकोरियन एम्पायर थी वो ब्रेक हो गई, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुई। अराउंड 1432 के आसपास जो उनका कैपिटल था वो सियाम रीप से मूव होकर मॉडर्न डे जो कैपिटल है पेनोम पेन, लिखते एक्चुअली PH हैं बट बोलते उसको पेनोम पेन है, तो वहाँ मूव हो गए एंड ये बेसिकली एंड हो गया टू द माइटी अंकोरियन एम्पायर, जिसने जाते जाते बस अपनी लेगेसी, कल्चरल हेरिटेज और बहुत ब्यूटीफुल टेंपल कॉम्प्लेक्सेस छोड़ा। अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो अराउंड केमेर जो लोग हैं वो 90% हैं, मेजॉरिटी है। उसके अलावा केमेर क्रोम करके एक कम्युनिटी है जो कि 1-2% के आसपास आती है। ये साउथ ईस्ट एशिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिवर है विच इज़ नोन एज मीकोंग, तो वहाँ पे वो रहते हैं। एंड इसके अलावा केमेर लाओ या कुछ तो ऐसे वर्ड है एक, तो वो रफली 1-2% के आसपास है। एंड सुरीन करके भी एक कम्युनिटी है जो कि थाई बॉर्डर्स के आसपास है, तो वो रफली 1% या उससे थोड़े से कम होंगे। तो ऐसे छोटे बड़े कम्युनिटीज़ जो हैं उन सबको मिलाकर बाकी का 10% बना है एंड 90% जो लोग वहाँ पे हैं दे आर एथनिकली केमेर एंड केमेर इज़ दी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन कंबोडिया। प्रीवियस हिस्ट्री को जानते हैं। पहली जो एम्पायर थी वो थी 1st से 6th सेंचुरी के आसपास फुनान, जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस एम्पायर हुआ करती थी। उसके बाद चेनला आई जो कि 6th से 9th सेंचुरी के आसपास थी। तो फिर फुनान जब एंड हुआ तो 6th से 9th सेंचुरी के आसपास चेनला करके एक डायनेस्टी है वो स्टार्ट हुई एंड उनका एम्पायर था। फिर उसके बाद केमेर एम्पायर आया इन दी 9th सेंचुरी टिल दी 15th सेंचुरी। इसको फाउंड किया जयवर्मन II ने इन 802 AD। गोल्डन एज जो है वो कंसिडर किया जाता है सूर्यवर्मन II जिन्होंने बिल्ड किया अंकोर वॉट को, एंड जयवर्मन 7 के टाइम के बीच में जिन्होंने भी 2 बहुत ही प्रोमिनेंट टेम्पल्स क्रिएट किए। उसमें से एक बायोन टेम्पल है और एक है ताफ्रॉम बहुत फेमस टेम्पल है। उसका रेफरेंस आपको टूम रीडर जो मूवी है एंजेलिना जोली की, उसमें आपको देखने को मिलेगा एक सीन। एंड उसके अलावा जो टेंपल रन है उसको भी कहा जाता है कि उस गेम के जो बैकड्रॉप्स हैं वो बेसिकली ताफ्रॉम जो टेंपल है वहाँ से ली गई है। ये सारे जगहों के बारे में डिटेल्स जो है मैं आपसे जब उसके बाद पोस्ट केमेर एम्पायर में अराउंड 1863 से 1953 तक
फ्रेंच प्रोटेक्टरेट का शासन था 1853 से नहीं 1863 से अंटिल जब इंडिपेंडेंस मिली इनको 1953 में, तब तक फ्रेंच लोग यहाँ से शासन कर रहे थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में चली गई। फिर एक टाइम आया पॉल पॉट का जिसको खमेर रूज भी बोलते हैं। तो उस टाइम पे तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जेनोसाइड हुए, काफ़ी सारे लोग मरे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मारे गए एक्चुअली। तो काफ़ी सारे लोगों को मारा गया। पोल पॉट जो रूलर था वो थोड़ा सा इनसिक्योर था, उसको ये बिल्कुल नहीं चाहिए था कि जिस रीजन में वो शासन कर रहा है वहाँ पे कोई भी इंटेलेक्चुअल इंसान बचे, तो उसने सबको मरवा दिया। कंबोडिया का जो नाम है वो है पहले नाम था शायद कंबुजा या फिर कंबुजा से देसा एंशियंट टाइम्स में। फ्रेंच कॉलोनियल रूल के टाइम पे इसका नाम था फ्रेंच कंबोडिया। यहाँ के जो ओरिजिनल एथनिक ट्राइब्स हैं जैसा मैंने आपको बताया वो हैं खमेर, चाम और भी काफ़ी सारे छोटे इंडिजिनस ग्रुप हैं, बट जो मेन हैं वो बेसिकली जिनसे ओरिजिन हुई है वो है खमेर एंड चाम। पोल पॉट जो रूलर था उसने तकरीबन 1.7 मिलियन यानी लगभग 17 लाख के आसपास, ये तो मतलब रिकॉर्डेड डेटा है, अनरिकॉर्डेड तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतने सारे लोगों को उसने मारा। एंड काफ़ी सारे लोग स्टारवेशन और फोर्स्ड लेबर्स प्रैक्टिस करने के वजह से मर गए। उसने उसको ओवरथ्रोन किया बेसिकली वियतनामीज़ फोर्सेस ने अराउंड 1979 के आसपास। मेरा यहाँ पे इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस ठीक था, अच्छा था। जब मैं बोर्डिंग पास अपना लेने गया था बैंकॉक एयरवेज़ के पास काउंटर पे उनके, तो उन्होंने उसी टाइम पे मुझसे मेरा ई वीज़ा चेक कर लिया। एंड उसके अलावा मेरा जो रिटर्न या रादर एग्ज़िट टिकट था, बिकॉज़ रिटर्न तो मैं इंडिया अभी कर नहीं रहा हूँ, तो जो मेरा एग्ज़िट टिकट था वो भी उन्होंने उसी टाइम पे चेक कर लिया था। एंड उन्होंने कुछ सिस्टम में फ़ीड वगैरह भी कर दिया है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत मेजर कुछ इशू होना चाहिए। इमिग्रेशन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया, टिकट लिया, स्टैम्प कर दिया, रिटर्न टिकट या फिर ऑनवर्ड टिकट, ये सब कुछ भी चेक नहीं किया उन्होंने। ई वीज़ा भी मेरा चेक नहीं किया। मुझे लगता है एयरलाइन ने ऑलरेडी चेक कर लिया तो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा होगा। एंड सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन दोनों आप को मैं बताऊं तो मेरा 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर हो गया, इतने कम टाइम में। सिक्योरिटी यहाँ पे ऑटोमेटेड है, स्कैनर लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक स्कैनर्स हैं, तो उन्होंने फुल बॉडी स्कैन किया। ये अराउंड 5-6 सेकंड के अंदर हो जाता है। सिक्योरिटी में मुझे टाइम कम इसलिए लगा बिकॉज़ लगेज उन्होंने बोला कि निकालो ही मत, बस लैपटॉप मेरा निकलवाया और बाकी जो भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो उन्होंने बोला कि नहीं रहने दीजिए, आप पासपोर्ट, वॉलेट, जो कुछ भी आपका, वॉच, सब आप बैग के अंदर डालो, ट्रे में रखो और बैग डाल दो स्कैनर में। तो अब मैं जाता हूँ बोर्डिंग के लिए बिकॉज़ बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हो गया एंड स्टार्ट हो गया। तो मैं निकलता हूँ बोर्डिंग के लिए और आपसे मिलते हैं फ़्लाइट में। इन फ़्लाइट जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा। एंड वहाँ पहुँचकर मैं एयरपोर्ट से शहर कैसे जाता हूँ, वहाँ पे जो मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ मैं डिटेल में शेयर करूँगा इसी वीडियो में।
टू सियाम रीप कंबोडिया। अभी चलते हैं इमिग्रेशन के लिए। मैंने सुना है कि यहाँ पे इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता है इंडियंस के लिए, बट जैसा भी होगा मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगा। ये एयरपोर्ट अभी नया बना है। इससे पहले जो पुराना एयरपोर्ट था सियाम रीप का, वो शहर से अराउंड 4-5 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे था, बट ये अराउंड रफली 50-55 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। बसेस चलती हैं रेगुलरली, तो चेक करते हैं कि बसेस जो हैं वो मिल पाती हैं कि नहीं। ये एयरपोर्ट चाइना की एक कंपनी ने बनाया है। कंपनी का नाम मैं मेंशन कर दूंगा, $1 बिलियन में। एंड अभी इसको वो कंपनी या फिर गवर्नमेंट आई गेस हैंडल करेगी। सामने चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ सब कुछ दिख भी रहा है, तो समझ में आ सकता है कि किसने बनाया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरपोर्ट पे बस लेने नहीं आई। पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बे एरिया है जहाँ पे पार्क किया हुआ है फ़्लाइट, एंड उन्होंने सीधा बोला कि आप उतर के चले जाओ। इंटरेस्टिंग, पहली बार ऐसा हुआ है। बट एयरपोर्ट एकदम ब्रांड न्यू नया चकाचक लग रहा है। इनफैक्ट जो फीलिंग है, जो स्मेल है, वो भी बहुत रेलेवेंट है। आपको स्मेल करके ही फील होने लगेगा कि एयरपोर्ट लगता है जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले ओपन हुआ है। तो अभी चलते हैं पहले इमिग्रेशन के लिए, एंड वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मैं आपको शेयर करूँगा। तो अभी आ गया हूँ एयरपोर्ट से बाहर। इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बताने से पहले सिम कार्ड ले लेते हैं, बिकॉज बस जाने वाली है। बस 9:40 में डिपार्चर होगी। 3 काउंटर्स हैं यहाँ पे सिम कार्ड के। एक तो स्मार्ट करके एक कंपनी है, एक वीएयरटेल की मेडफ़ोन है, एंड उसके अलावा एक और काउंटर है। मैंने सुना है कि वीएयरटेल की जो कंपनी है मेडफ़ोन, उनका सर्विस बहुत अच्छा है, तो वहाँ से सिम लेते हैं। मैंने चेक किया $3.5 जो कि तकरीबन 14,000 रियाल होते हैं। उसमें आपको 15 GB मिलेगा, एंड $5 में आपको 30 GB, $8 में 60 GB, एंड $12 में आपको 100 GB मिलेगा मेडफ़ोन के सिम में। मोस्टली बाकी का जो टैरिफ होगा वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो यहाँ से पहले सिम लेते हैं, एंड $8 में बस आपको सिटी सेंटर पहुँचाती है, तो फिर बस लेंगे यहाँ से निकलते टाइम। तो पहले सिम लेते हैं, एंड फिर उसके बाद आगे का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। 1 मिनट के अंदर मेरा इमिग्रेशन हो गया, 1 मिनट के अंदर। ठीक है, कैसे हुआ वो सारा डिटेल इस वीडियो में बताता हूँ। बस में आ गया हूँ। बिल्कुल भी लेग रूम उतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, डिसेंट है। एटलीस्ट श्रीलंका जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बिकॉज श्रीलंका में भी एक एयरपोर्ट शटल चलती थी, एंड उसमें बिल्कुल भी लेग रूम नहीं था। अगर आपका लगेज है एंड लगेज के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो फिर लगेज रखने में भी दिक्कत आएगी। पैर फैला के आप बैठ भी नहीं पाओगे। ये अच्छी बस है, एसी बस है। 1 घंटे का समय लगता है, तो व्यूज़ एंजॉय करते करते चला जाएगा। इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस अब मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओके, तो बस मैं आ चुका हूँ। इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ अभी। मुझे लगता है कि इतना फास्ट इमिग्रेशन मेरा लाइफ में कभी नहीं हुआ है। इसके पीछे के रीज़न्स क्या हो सकते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहला तो मैंने वीज़ा लिया नहीं था यहाँ पे एयरपोर्ट पे। मैंने ई वीज़ा लिया था, और अराइवल कार्ड भी जो है वो भी मैंने ऑनलाइन फ़िल कर दिया था। अराइवल कार्ड कैसे फ़िल करते हैं, ई वीज़ा कैसे लेते हैं, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, एंड यहाँ आई बटन में भी दिख रहा होगा आपको, तो आप ले सकते हैं। उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरा पासपोर्ट बस लिया। पहले तो वो स्टार्टिंग से एंड तक उन्होंने पूरा पासपोर्ट देखा, काफ़ी सारे स्टैम्प्स थे, एंड बस स्टैम्प करके उन्होंने दे दिया। ई वीज़ा की कॉपी उन्होंने मुझसे एक ली थी, उसको उन्होंने बस स्कैन किया, बट उसके अलावा और कुछ भी नहीं लिया। इवन अराइवल कार्ड में जो QR कोड एक जनरेट होता है वो भी उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने बोला कि यू कैन कीप इट विथ योर सेल्फ। सिम ले लिया मैंने। $3.5 का जो 15 GB वाला प्लान था वो लिया मैंने। वो 7 डेज़ के लिए था एप्लीकेबल, एंड मैं 7 दिन ही रुकूंगा कंबोडिया में, एंड इनफैक्ट 6 दिन रुक रहा हूँ शायद कंबोडिया में। तो अगर 7-8 दिन भी 8 दिन भी अगर रुकूंगा तो 7 दिन तक तो नेटवर्क रहेगा ही। 1 दिन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ठीक है, वो अपना मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट बस का मैंने देखा तो बस जो है वो 9:30 की बस थी।
जिसका डिपार्चर एक्चुअली में 9:40 में हुआ है। $8 चार्ज हैं एंड अगर आप टैक्सी लेके जाते हो सिटी सेंटर तक तो आपको रफली 40 या $30 के आसपास पे करना पड़ता है। तो उतना अमाउंट पे करने का कोई मतलब नहीं है। ये चेक कर लो कि अगर हो सकता है 2-3 लोग 4 लोग अगर साथ में हो, दैन इन दैट केस आप एक टैक्सी या कैब बुक कर सकते हो, बिकॉज़ वो रफली आपको ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पड़ेगा। अगर 4 लोग हैं तो सपोज़ $8 करके भी आप जोड़ोगे तो 32 होता है, तो लगभग 30-32 एंड प्लस आपका कन्वीनियंस भी है, गाड़ी आपकी है, ईज़िली जल्दी पहुंच जाओगे। इस बस का जो रूट है एंड जितने भी स्टॉप्स हैं वो यहाँ स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूँगा एंड जो रेट है, जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, तो वो आप देख सकते हो, प्लान कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। आपकी फ़्लाइट जो होगी मेक श्योर करें कि आप जब लैंड करें तो सबसे पहले आगे बढ़ जाएं, बिकॉज़ भीड़ रहती है थोड़ी सी। वैसे तो एयरपोर्ट नया है एंड उतनी फ़्लाइट्स ऑपरेट होती नहीं है, तो इमिग्रेशन में उतना लाइन रहता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा एटलीस्ट आधा घंटा 40 मिनट आप बफर लेके चल सकते हो बस टाइमिंग से। एग्ज़िट टिकट मैंने ऑलरेडी करा के रखा था यहाँ पे। $US में ऑलरेडी कैरी कर रहा था। इनवर्ट टिकट थी मेरी। सारा का सारा एकोमोडेशन एक्सपीरियंस जो भी मैं करने वाला हूँ मोर और सो मैंने सारी बुकिंग्स करा के रखी थी, तो ऐसा कुछ था नहीं जिस पे वो क्वेश्चन कर सकते थे। तो काफ़ी प्रिटी स्मूथ फ्लैट प्रोसेस था, मुझे कहीं से भी कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी एंड मैंने जो भी एक्सपीरियंसेस और जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे इस वीडियो में शेयर किया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा कंबोडिया विज़िट करते टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें उन लोगों के साथ जो कंबोडिया ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं सियाम रीप में, सियाम रीप के एक्सपीरियंसेस के साथ। टेक केयर, बाय।